बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा और अहले सियासत एक दूसरे से शदीद रंजीदा हैं। यानी एक तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरी तरफ पेचोताब खाते हुए हमारे सियासतदान। सर्द मौसम में शदीद गर्म सियासत हो रही है। हुकूमत की PTI से तलखियाँ और सख्तियाँ तवातुर से बढ़ भी रही हैं, जबकि दोनों जानिब से सख्त पैगामात का तबादला हो रहा है। हुकूमत और PTI के दरमियान सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत की तरह तहरीक इंसाफ भी जारहाना तर्ज अमल अपना रही है। आज पिशावर के पिंडाल से हम तैयार हैं कि नारे लगा दिए गए, जब असद कैसर ने कहा कि वजीर आला सुहेल आफरीदी बहुत जल्द कॉल देंगे। इस तमाम तर हंगामा खेजी में हमें खैर की नवीद भी सुनाई दी, जब PTI के पिशावर जलसे में महमूद खान अचकजई की जानिब से कौमी डायलॉग का मुतालबा सामने आया। मगर अहम सवाल यह है कि सियासी महाजराई के दरमियान मुजवज़ा तौर पर 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इम्कान कितना है? मुज़ाकरात के लिए कोई भी फरीक तैयार नहीं। नेशनल डायलॉग के लिए बात कैसे बनेगी? आज लाहौर में भी 3 बड़ों की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज एक ही मुलाकात के अंदर मौजूद थे। अब ये मुलाकात रस्मी थी या सियासी, इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है सीमा अरबाब खिज़र हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब खिज़र हयात खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शुरू आज के पिशावर जलसे से करेंगे। अरबाब साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के जो जानिसार हैं और इकबाल के जो शाहीन हैं, आज तो पिंडाल में झंडे उन्होंने अपने मुताबिक गाड़ दिए। आपको ये जलसा कैसा लगा? देखिए सरवत, जहां तक आज के जलसे का ताल्लुक है, तो मैंने सुबह एक ट्वीट की थी जिसमें कि मैंने कहा था कि तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद आज का जलसा जो है वो नाकाम होगा, और वो सच भी साबित हो गई है, क्योंकि पंडाल में इन्होंने 3000 कुर्सियां लगाई थी, 3000, और वो भी बड़ी नहीं थी। ये रिकॉर्ड मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। सियासत को एक तरफ हटकर मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो फैक्ट है, जो अपनी आंखों से देखा गया अहवाल है, मैं आपको वो सुना रहा हूँ। तो आज का जलसा जो है तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो गया है, और खैबर पुख्तूनख्वा और बिलखसीस खैबर पुख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पिशावर के आवाम ने इनको जो है मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जिस तरह पिछले दिनों जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था हरिपुर में, और वहां पर हजारा के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया था, तो उसी तरह आज पिशावर के अवाम ने भी इनको मुस्तरद कर दिया है। दूसरी बात यह कि आज खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला की थोड़ी बहुत तकरीर मैंने सुनी, ये सोशल मीडिया पे कहीं चल रही थी, तो उसमें वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे, तो मुझे हमारे पुश्तों को एक हीरो थे, उसका नाम दलीप, मेरे ख्याल में मैं नाम उसका भूल गया हूँ, लेकिन उसकी तरह वो डायलॉग, बदर मुनीर, उसकी तरह वो डायलॉग बोल रहे थे। और यही डायलॉग जो है वो इससे पहले जो वो जिराला थे गंडापुर साहब, वो भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो आज सुहेल अफरीदी साहब ने इस्तेमाल किए हैं। तो देखे ना, उन्होंने फिर कुछ ऐलानात भी किए कि मैं पिशावर में पता नहीं 5000 बेड का कोई हॉस्पिटल वो एक ऐलान करता हूँ, और पता नहीं इतने 100 अरब के पैकेज का उन्होंने पिशावर के लिए ऐलान किया है। 5000 बेड का मेडिकल कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा है, फ्लाईओवर्स बनेंगे, और पिशावर के लिए बहुत कुछ उन्होंने अनाउंस किया है। देखिए, ये तो हम गुज़श्ता जो है ना, इनकी जो 2 टर्में पहले गुजरी है जो PTI की हुकूमत की, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं। हम उस वक्त छोटे थे, हम बड़े भी हो गए हैं, लेकिन इनके ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, सिवाय पिशावर BRT के, और वो भी अभी तक इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे पहले इन्होंने पिशावर ब्यूटिफिकेशन के नाम पे अरबों रुपए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने पता नहीं कुछ वो पौधे लगा रहे थे, उसमें भी अरबों रुपए ये लोग का गए हैं। इसके अलावा मालम जबा में एक स्कैंडल था, वहां पर पता नहीं ये लोग क्या कुछ कर रहे थे, वो भी खत्म हो गया। तो देखिए, ये इनके जो ऐलानात होते हैं, तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन्होंने अनाउंस कर दी है। अरबाब साहब, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो अनाउंस हो चुकी है करप्शन के ऊपर। देखिए, इनकी जो अनाउंसमेंट होती है या इनकी जो तकरीरें होती है, उन्हें तो आप कोई तवज्जो देता ही नहीं है। यही वजह है कि आज इनका पिशावर, जो कि पिशावर सूबाई दारुल खिलाफा है, यहाँ पर जो है इनके देखिए कई अजला पिशावर के करीब है, लेकिन यहाँ पर इनका जलसा बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। और यही वजह है कि इनके साथ आप पार्टी कारकुन, खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है।
पहले जो इनके जलसे जुलूस हुआ करते थे उसमें वो अफगानियों को लाया करते थे। अब चूंकि गैर कानूनी अफगानी जो है वो यहाँ से चले गए हैं और जो कुछ थोड़े बहुत अपने घरों में महबूस होकर रह चुके हैं, जिनकी ये सहूलतकारी कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ, आज भी उन लोगों को सरकारी गाड़ियों में लाया गया है। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि उनको घरों से उठाकर इस जलसे में लाने के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि सरकारी वसाइल को खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद आज जो है सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। पटवारियों को लाया गया था जलसे में, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को लाया गया था, दीगर जो इदारे हैं उनके जो सेक्रेटरीज से, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनको बाकायदा हिदायत जारी की गई थी कि आप लोगों को भिजवा दे। अच्छा, क्योंकि अगर ये लोग अरबाब खिजर हयात खान साहब, अगर आप मेरी गुस्ताखी को माफ करें, जब सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्पीच कर रहे थे तो हमें भी ये जलसा लाइव देखने का थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ, तो पंडाल तो बहुत ज्यादा भरा हुआ था। देखिए, जो आप कैमरे पे देखती है ना, उस वक्त आप तो टीवी पे देख रही थी या सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो उस वक्त जो है ना, तो अगर आप 100 के 100 लोग भी इकट्ठे करें ना, 100, तो वो भी आपको हजारों दिखाई देंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने गुजर चुका है। हम यहाँ पर एहतजाज करते थे अपने इलाके के, यानी छोटे से एहतजाज करते थे, तो वहां पर हम तकरीबन 100-200 लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और कैमरा उसको हजारों की तादाद में पेश करता था। तो वो तो चढ़े थे, जो हकीकत है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और देखिए, हकीकत तो इनकी अब आया हो चुकी है। वो तो आपने देखा था हरिपुर के इलेक्शन में, जो कि इनका आबाई हल्का था, जो कि इस तरह मैं कहूंगा कि इनको अपने घर में शिकस्त हुई है, और शिकस्त भी ऐसी हुई है कि मेरे ख्याल में वो खुद भी हैरान है कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये सब जो है ना, जो इनकी करतूतें हैं, जो इनकी करकर्दगी है, तो इस बना पर इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बाकी आज आपने देखा कि वज़ीर आला और जो दीगर अरकान थे इनके, उनकी जो तकरीरें थी। लेकिन अरबाब साहब, इस पे तो मेरा ख्याल है कि आप इत्तेफाक करेंगे कि जो ये समझा जा रहा था कि एक सख्त किस्म का रद्द अमल या एक सख्त किस्म की तकारीर आज पेशावर पंडाल में सुनने को मिलेंगी। अपने शिकवे शिकायतें उन्होंने अपनी जगह रखे, मगर कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल में उनकी तरफ से नहीं कही गई जिससे ऐसा लगे कि रिफ्ट आपस में बढ़ गई है या कोई तसादुम का खतरा है या कोई कन्फ्रंटेशन करने का इस वक्त पीटीआई का मूड है। तो मेरा ख्याल है इतना तो लेवरेज उनको देना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने अपनी तकरीर में जो जुबान इस्तेमाल किए ना, तो बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान में सवाए इमरान खान के और कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये तो खुल कर कह दिया है। लेकिन देखिए ना, इसका खुमियाजा इन्हें भुगताना पड़ेगा। और आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं ये आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इस वक्त पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है कि सुहेल आफरीदी जो है वो रमजान के बाद वज़ीर आला नहीं होंगे, वो वज़ीर आला की सीट पर नहीं होंगे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये आप खबर दे रहे हैं अरबाब साहब, ये खबर आप दे रहे हैं या दावा है आपका कि सुहेल आफरीदी नहीं होंगे? मैं आपको खबर दे रहा हूँ, दावा नहीं है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इसी तरह आप, मुझे याद नहीं है कि आपके शो में या मैंने एक शो में कहा था कि ये जो पिछले वज़ीर आला थे गंडापुर साहब, मैंने कहा था कि ये 2 महीने बाद वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और वही हुआ था कि 2 महीने के अंदर अंदर वो उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया था और उनको वज़ीर आला के पोस्ट से हटा दिया गया था। दूसरी बात सरवत, मैं आपको ये भी जरा बताता चलूं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको वो कह रहे थे, यानी वो खुद कहते कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमारा भी यही ख्याल था कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जिस तरह उन्होंने 9 मई 2023 को जो कुछ किया, उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो कुछ किया 2024 को, और उसके बाद जो अब ये सब कुछ कर रहे हैं, ये देखे ना, इनकी जो पूरी सियासत है ना, वो अडियाला शहर से शुरू होती है, अडियाला जेल से, और अडियाला जेल पे खत्म होती है। आज भी वो वज़ीर आला की वो एक क्लिप में देख रहा था जिसमें वो खैबर पुख्तूनख्वा पेशावर के लिए कोई पैकेज का ऐलान कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने पैकेज का ऐलान कर दिया है, आवाम खामोश है, और मैं जब इमरान खान की बात करता हूं तो कह रहे कि आवाम मेरे साथ चीखे लगा रहे हैं। देखिए, ये जो पैकेज उन्होंने वो अनाउंस किया ना, ये सिर्फ जुबानी था, ये बस आज था, बात खत्म हो गई है। ये आप अपने साथ नोट कर ले, आपके प्रोग्राम में मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अगर इन्होंने 1 रुपया का काम भी पेशावर में किया या खैबर पुख्तूनख्वा में किया, तो मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा के लिए सियासत को खैरबाद कह दूंगा।
ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट बता रहा हूं, क्योंकि जो इन्होंने 2 टर्मों में नहीं किया, गुज़श्ता 10-12 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, वो आगे क्या करेंगे? और फिर एक ऐसे वज़ीर आला से हम तवक्का रखेंगे कि जिन्हें तो यानी सूबाई जो हुकूमत है चलाने का कोई तरीका ही नहीं आता है उस बेचारे को तो बातें करने का तरीका भी रहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो जब तकरीर करते हैं तो बाद में फिर सोचते हैं कि हाँ ये बात तो मैंने गलत की है या ठीक की है। इसके फिर बाद में वो जो होते हैं ना, वो मिनी बजट जो पेश करते हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे कि कल ये फिर वो जो है एक वीडियो के सामने बैठ जाएंगे, एक वीडियो बना लेंगे कि हाँ उस जलसे में मैंने ये बात गलत की थी, ये सही की थी। ये वज़ीर आला इस तरह नहीं होते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। कौमी और पार्टी तरानों की गूंज में तहरीक इंसाफ का पेशावर में बहुत बड़ा पार्शू, अवाम का जम्मे गफीर कामयाब जलसे की नवीद बनकर उभरा। PTI का बहुत बड़ा जलसा, मगर क्या तहरीक इंसाफ के लिए मतला बदस्तूर साफ है? मंजरनामे पर छाए धुंधलाते साए क्या छट चुके? PTI के खिलाड़ी तो हैं मौजूद, लेकिन ऑप्शंस हैं महदूद। हुकूमती सेटअप को अपसेट करने का मिशन तो दूर, अब तो बैरिस्टर गौहर भी हुए पार्टी चेयरमैनशिप के लिए नामंजूर। इंतखाबी इदारे ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से किया इनकार और दिया करार कि बैरिस्टर गौहर के पास अब कोई भी कानूनी नहीं है इख्तियार। इस पेशरफ्त के बाद क्या हो रहा है? इस खदशे का इजहार कि PTI के अंदरूनी बहरान में मजीद शिद्दत आ सकती है। पार्टी क़यादत से मुताल्लिक़ कानूनी पेचीदगियां मजीद बढ़ने का इम्कान है। तमाम तर सियासी दबाव के तासुर को ज़ाइल करने के लिए PTI ने आज अपने होम ग्राउंड यानी कि पेशावर में एक पार शो किया, जबकि यही होम ग्राउंड मुमकिना तौर पर गवर्नर राज की सूरत में छीने जाने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। PTI के लिए मजीद मुश्किलात का पहाड़ है तैयार। अडियाला जेल की मुलाकातों पर पाबंदी, जेल के बाहर मजमा बंदी की भी मुमानियत और सख्त तकारी, डाइस के घेराव समेत खान साहब की तस्वीर ऐवान में लाने पर भी सख्त कार्रवाई की तंबीह की जा रही है। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या फरीकैन के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान है या फिर नया तबले जंग बजने का इम्कान है? अब तहरीक इंसाफ ने दिसंबर को कोहाट में जलसे का ऐलान कर दिया है। 14 दिसंबर की तारीख दी गई है। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा साहब। हम उन्हें खुश आमदेद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शौकत बसरा साहब, मुझे ये बताएगा कि एक नरम रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें देखने को मिला कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पे बातचीत के लिए तैयार है, मगर कल तक जो बातचीत के लिए तैयार थे, आज वो आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सरवत, हम कब तैयार नहीं थे? 2.5-3 साल से जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जुल्म, जबर, फिस्तायत, और पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी के साथ इस तरह नहीं हुआ। बदतरीन मार्शल भी यहाँ पे रहे हैं। अब फिर आपने देखा कि 8 फरवरी से पहले हमारे साथ निशान छीना गया, ये कहा गया कि इमरान खान से हिस्ट्री, इनका टिकट कोई नहीं लेगा। फिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र देखें कि अवाम में इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि 2/3 मेजॉरिटी हमें मिली। 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो हमसे छीनी गई, फिर मखसूस नशिस्तें छीनी गई। फिर हद तो ये हुई कि काजी फाइज ईसा ने रिकाउंटिंग करवा के हमारी 9 साल सीटें फिर छीन ली। इसके बावजूद कि हमारे घर तोड़े गए, हमारे माँ बहनों बेटियों को उठाया गया, खान साहब, उनकी बेगम 2.5 साल से जेल में हैं और 200 से ऊपर मुकदमात हैं। हमारी लीडरशिप लाहौर में बंद है। तकरीबन 64,000 लोगों पर FIR नामजद है, 34,000 लोग अरेस्ट हुए। इन तमाम के बावजूद हमने डायलॉग किया। आप बताइए डायलॉग का नतीजा क्या निकला? हमने ने कहा बातचीत आपसे हो गई, अब हमें अलाउ करें कि हम खान साहब से जाके यही बातें कर लें। उन्हें क्या पूछ के दसांगे। हालत क्या हुई कि अब राना सनाउल्लाह रिकॉर्ड है, उन्हें कहा जी हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। ये जब इनके पास इख्तियार ही नहीं किसी डायलॉग का, तो इसीलिए खान साहब ने ये कहा कि हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके हाथ में ताकत इख्तियार है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कहते हैं ना बसरा साहब कि अमूमी रवैया ये कि जब भी मुलाकात करके निकलते हैं तो बाहर कोई ऐसी बात होती है जिससे या तो एहतजाज या किसी कॉल का इंतजार होता है, तो वो उसको अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे मुल्क में अंदर जो है वो इंतशार होता है। तो गालिबन ये भी एक बहुत बड़ी वजह क्या करें कि इमरान खान को झुकाने के लिए, इमरान खान को डराने और धमकाने के लिए आपने
आइन ख़त्म कर दिया, अदालतें ख़त्म कर दी, मीडिया का गला घूंट दिया, और यहाँ पर जुल्म की वो दास्तानें रकम हुई कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। आप ये करते हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लेकर जाते हैं। मैं नहीं मानता इनको, ऑर्डर्स को नहीं मिलने देते। 4-4 महीने अब खान साहब को आइसोलेशन में डाल देते हैं। वैसे जेलर साहब ने जो अदालत में भेजा लिख के, उसने तो ये कहा कि खान साहब मुलाकात के लिए तैयार नहीं, तो हम मुलाकात कहाँ से आप अंदाजा करें कि वही जेलर बाकायदा जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में लिख कर देता है मैं मुलाकात करवाऊंगा, सलमान अकरम सब मौजूद होते हैं, हम लेकर जाते हैं। आपने देखा कि हमारी पहले 4 महीने उनको आइसोलेशन में डाली रखा। डेथ सेल है, हमने आपका नाम डाला था, मुझे अब तक याद है यार, कुछ साफियों का कि चले हम हमारी नहीं मानते, आप जाके विजिट कर लें, उनको भी इजाजत नहीं। आप जाके विजिट कर लें कि वहां पर डेथ सेल मौजूद है, ना अखबार ना टेलीविजन, जो कि उनका इस्तेहकाक है जेल मैनुअल्स के मुताबिक और प्रिजन रूल्स के मुताबिक, वो नहीं हुआ। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद मुलाकात करवाई गई। और क्या करें, जब आप इस तरह का जुल्म करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अदालतें हमारे केसेस नहीं लगा रही, अदालतों से हमें रिलीफ नहीं मिल सकता। अब अंदाज़ा करें 2.5-3 साल से हम लोग सड़कों पर हैं। पुरअमन तौर पर 26 नवंबर को आए, अभी 26 नवंबर को गुजरा है, आप भी इस्लामाबाद रहती हैं। इसके अंदर हम 14 लाशें उठाकर लेकर गए, हमारे बच्चे शहीद हुए, 100 से ऊपर लोग जख्मी हुए। आज भी जेलें भरी पड़ी हैं। कैंसर सर्वाइवर का जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, मामा तियां भैन सब दियां सांझियां होंदियां ने ना, उस पर तो किसी की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कसूर यह है कि उसने नवाज शरीफ को हरा दिया, उनसे बदला लिया जा रहा है, उनको जेल में बंद किया हुआ है। सो मुझे बताएं, खान साहब जब ये जाते हैं और उन्होंने गुस्से का इजहार क्यों किया कि भाई मेरे पास आप तमाम मुजरिम वहाँ पे मौजूद है ना, सजाएं होती हैं, तो लोग नहीं मिलते जेल मैनुअल्स के मुताबिक, इसको छोड़ दें। नवाज शरीफ इसी डाला जेल में बंद था। आप लोग रिपोर्ट करते थे कि डेली 50-50, 100 लोग मिलते थे, मेला लगा होता था, शेफ मिला हुआ था, मेरी बात नहीं, शेफ मिला हुआ था, वहाँ पर मीटिंग्स होती थी, इंटरव्यूज होते थे। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर 2.5 साल से असा तो नहीं कि सन अस्पताल शिफ्ट कर दो, हम तो नहीं कहा कि डील करके हमने बाहर जाना है। तो वैसे आप लोगों के पास भी तो ऑप्शन होगा ना, आप भी शौकत बसरा साहब खान साहब से जरा राजीनामा करवा लें कि वो भी सेहत को मद्देनजर रखते हुए शिफ्ट हो जाएं। अगर बाकी वज़ीर आज़म को ये सहूलत मुयसर आ सकती है तो इमरान खान साहब के लिए उसका नाम कैदी नंबर 804 इमरान खान है। वो कहता है मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, मैं ना डील करूंगा ना मैं कोई एग्रीमेंट करूंगा, मैं अपना केस कॉन्टेस्ट करूंगा। उसकी वजह, अगर इनके पास मवाद होता ना या हमारे खिलाफ मटेरियल होता तो इनको इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमे दर्ज ना करने पड़ते, इनको 250 FIR मुकदमा झूठा हमारे खिलाफ दर्ज ना करना पड़ता। हम तो बार बार यही कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं आए मुझे बताएं कि मेरा जुर्म क्या है। क्या मेरा ये जुर्म है कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, और जेड़े इन्हां दे नाल ने उन्होंने दे नाल तो उन्होंने घर वाले भी नहीं, उन्होंने बच्चे भी नहीं, मोहल्ले वाले भी नहीं, वो सब के सब बेचारे काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, नवाज शरीफ वगैरह। आप अगर उनके साथ समझते हैं कि पाकिस्तान में, मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं, आज आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें, 2 साल हो गए ना, हमें 8 फरवरी गुजर गया, असि तो कैमरे के पीछे लड़का खड़ा है ना, उन्होंने टिकट देंगे। अगर नवाज शरीफ उससे इलेक्शन जीत जाए तो फिर कहिएगा। अगर ये हालात हैं तो आप मुझे बताएं, 25 करोड़ का मुल्क है, आप जहां पे एक इलेक्टेड हुकूमत है वहां पे आप उनको धमकियां दे रहे हैं। आपका शिकवा अपनी जगह पे बजा है, सब चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन बसरा साहब जब यही बात हम हुकूमत के लोगों से करते हैं या किसी भी अहले इक़्तिदार से करते हैं तो उनका ये जवाब होता है कि हमें ये तो कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ जेल में था तो तब इतने लोग मुलाकातें करते थे, तो हमने कभी नहीं कहा था कि जलाओ घराव कर दो, एहतजाज कर दो, रास्ते बंद कर दो, किसी इदारे के ऊपर तनकीद कर दो। फिर वो ये कहते हैं कि जब आप मुल्क कौम की और मुहब्बुल वतनी की बात करते हैं तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि आप तरसीलाते ज़र जो है वो भेजना बंद कर दो, सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान के अंदर चला दो, बिल अदा करने जो है वो बंद कर दो। ये तो सरासर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ, और कभी नहीं कहा था कि IMF इनको कर्जा नहीं देना तुम लोग। पहले एक काम तो ये करें ना, इमरान खान को सिर्फ 12 घंटे के लिए जेल से बाहर निकाल दें, आपको पता चल जाएगा कि वो मुहिब्बे वतन है। नहीं, मैं उसके ऊपर शुबा नहीं कर रही, यकीनी तौर पे मुहिब्बे वतन है और हम कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते। हमेशा ये होता रहा, जो भी पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से तो बड़ा हमारे लिए कोई एहतराम वाला लीडर नहीं था ना। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उन पर भी गद्दारी के इल्ज़ामात लगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया, गद्दार कह के, कातिल कह के। नवाज शरीफ हमारा मुखालिफ है, एक वक्त आया कि उनको भी ये कह के कहने का मोहतरमा बेनज़ीर के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। हमारा कहने का मकसद ये है कि आज पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की ज़रूरत है। आप कहती हैं कि आप जिलाओ गिराओ की बात करते हैं, हम IMF को कहते हैं। IMF अभी हम तो नहीं है ना गवर्नमेंट ने,
आज से 2 हफ्ते पहले IMF ने क्या कहा है? तो 5,300 अरब की करप्शन के ऊपर बड़ा उन्होंने मोहर लगा ना 1000 अरब, ना 2000, ना 3000, ना 4000 अरब, 5300 अरब का डाका डाला है इन फार्म 47 के नमूनों ने। आप उनको, जिनको हुकूमत कह रही थी ना, हुकूमत आवाम से होती है, हुकूमत लोगों से होती है, ये इन लोगों ने ये डाका डाला इस जाली हुकूमत ने। मुझे बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर पकड़ा गया हो, कोई अफसर पकड़ा गया हो, कोई वजीर पकड़ा गया हो? बात ही नहीं हो रही तो पकड़ना किसने है? नहीं, यही तो उसकी वजह, सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि इमरान खान झुकता किस तरह है। आज आपने देखा, कल 2 दिन पहले हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले वो 2 फार्म 47 के नमूने 2 तारड़ बरादरान आए, उन्होंने कहा देखेंगे हम किस तरह मुलाकात करते हैं, नहीं करने दे। आज जवाब मिला KP के अंदर से, कितना बड़ा जलसा था। और मैं आपके चैनल पे खड़ा होकर कहता हूँ, आप हमें, मरियम बीबी बेशक जाली वज़ीर आला हैं तो वज़ीर आला, हमें इजाज़त दें मीनार पाकिस्तान लाहौर पे जलसा करने की। चैलेंज देता हूँ, इतना बड़ा जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख में, इतना बड़ा जलसा नहीं होगा। आपने कहा जलसा तो करने दें, हमें कराची में, देखिए ना, कराची एक वाहिद पार्टी है, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, KP, सिंध, पंजाब, वाहिद पार्टी है जो इस वक्त फेडरेशन की, वो तहरीक इंसाफ और उसका लीडर इमरान खान है। आप कहें कि इमरान खान को माइनस कर दें, इमरान खान तो कभी भी ये बात नहीं करता। इमरान खान वो लीडर है जिसने यहाँ पर, उसका उस वक्त कोई स्टेक नहीं था, सियासतदान नहीं था। यहाँ पर वर्ल्ड कप जिताने वाला इमरान खान, यहाँ पर कैंसर अस्पताल बनाने वाला इमरान खान, नमल यूनिवर्सिटी लेके आने वाला इमरान खान। हम इसलिए हम कहते हैं हमारा किसी इदारे से झगड़ा नहीं है। खान साहब कहते हैं फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। बिल्कुल, यहाँ तक कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है, और ये हकीकत है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, वे आउट क्या है। आज अचकज़ई साहब ने फार्मूला दिया है जलसे, 3 रोज़ा कौमी क्या कहा है उन्होंने? कहा 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें आपके तमाम पार्टियों के सियासतदान, जजेस, जनरल्स, आपके उलमा इकराम, इवन जो लोग पार्टियां पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, पार्लियामेंट, सबको बुलाएं, दरवाज़ा बंद कर लें। पाकिस्तान है तो हम सब है ना, वहां बैठकर सॉर्ट आउट किया जाए। हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक फार्मूला बना लें, और उस फार्मूले के मुताबिक तमाम इदारे, जो रोल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक चले जाएं। आज आप 1 साल बाद इलेक्शन करा लें, आज करा लें, 2 साल बाद करा लें, एक ही हल है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। वो तो ये भी जिसको कौम वोट दे वो हुकूमत करे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब मेरे प्रोग्राम के अंदर अरबाब खिजर हयात खान साहब थे, आप लोग तो बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि जो सुहेल अफरीदी बड़ा कन्फ्रंट करते हैं और बड़ा जारे मिजाज हैं, और बिल्कुल इमरान खान साहब का अक्स नजर आता है इनके अंदर। उन्होंने कहा ये तो जो कमिंग रमजान है उससे पहले ही ओहदे से निकल जाएंगे। वो कौन है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून, उनका लीडर नवाज शरीफ है ना? जी बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ बेचारा हार गया तो मैं खिजर याद की गल की जवाब दें। गुजारिश ये है, वो तो गंडापुर की खबर भी मैंने दी थी, 2 महीने के बाद उनको हटा दिया इमरान खान ने। सुन लें, आपने सुहेल अफरीदी को हमने नामजद किया, उसका कसूर ये है कि वो कबायली इलाके के एक नौजवान है, नामजद किया, कहा गया दहशतगर्द है, पता नहीं तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, नहीं बनने देंगे, थ्रेट्स दी गई, फिर MPs को खरीदने की कोशिश की गई, MPs को लालच देने की कोशिश की गई, बन गया। तो फिर आज जब से वो बना हुआ है, मुझे ये समझ से बाहर है कि वाहिद एक इलेक्टेड वजीर आला है, 5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा। ये अडयाला जेल में खान साहब हैं, हमारी मुलाकातें खोले। मैं आज भी आपको कहता हूँ, जो कुछ भी इन्होंने हमारे साथ कर लिया है, इमरान खान साहब को मिले थे हमारे लीडरान, उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ना किसी से बदला लूंगा, ना कोई इंतकाम की सियासत करूंगा, हम लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और आज जो चैलेंजेस हमें देखें, अफगानिस्तान आपके साथ बॉर्डर क्या हो रहा है, वहां पे क्या हालात हैं, इंडिया क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, जो हालात हैं, हम सब लोगों को आज इमरान खान की पाकिस्तान को जरूरत। मुझे जो एक बड़ी पॉजिटिविटी नजर आई है वो बसरा साहब आपकी गुफ्तगू में भी नजर आई है, वो सलमान अकबर राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी गुफ्तगू में भी, और आज के जलसे के अंदर भी नजर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है, और एक स्पेस है जो दरकार है। अगर वो स्पेस फराहम की जाए और इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाए तो मेरा ख्याल है टेम्परेचर डाउन हो सकता है। एक बात कहना चाहता हूं, अभी आपने इलेक्शन कमीशन की बात की थी ना, उन्होंने हमारी पार्टी को मानने से इनकार कर दिया। एक बात समझ लें, 3 साल से हम पर पाबंदी लगी हुई है, हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है, ये भी शौक पूरा कर लें हम पर पाबंदी लगाने का। लेकिन मुझे एक बात बताएं,
आप 25 करोड़ आवाम को इमरान खान के दिल से कैसे निकालेंगे? कोई इसका हल बता दे मुझे। ये तो हल किसी हकीम के पास भी नहीं होना। इसके साथ ही मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बरसर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। एक मर्तबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तानी सियासत के देखें तो लगता है जैसे किसी तेज धार तलवार के किनारे लटकी हो। दर्जा हरारत बढ़ चुका है, महाज खुल चुके हैं, बयानिए तीखे हो गए हैं। माजी में कभी बानिया पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्ना, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो कभी हुक्मरान जमात के लीडर नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। आज यही एक लेबल है जो हुकूमत वक्त 28 माह से अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर आयद कर रही है। जबकि पीटीआई कहती है कि इमरान खान नेशनल थ्रेट नहीं। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ बार बार माइनस इमरान खान की बात करते हुए नजर आते हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये जिद, ये अनाज जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। यही रवैया रहा तो -1 नहीं बल्कि -everyone होगा। कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की पेशकश कर रही थी, मगर पीटीआई मुंह मोड़े न जाने कहीं दूर खड़ी थी। आज पीटीआई कह रही है कि आओ बैठिए, बात करते हैं, मुल्क को एक कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। मगर हुकूमती ऐवानों से आवाज़ें आ रही हैं कि मुज़ाकरात के दरवाज़ों पर कफल लगने के बाद चाबियाँ समंदर बुर्द हो चुकी हैं। ये जानना बड़ा अहम है कि मुल्क में सियासी क़ुव्वतें डायलॉग के लिए तैयार नहीं हैं या उन्हें इजाज़त नहीं है। ये डेडलॉक और तात्तुल आखिर किस चीज़ के हक़ में जा रहा है? हुकूमत के सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जवाब में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पेशावर में जलसा करके अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया, वहीं पर अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने एक तजवीज़ दी कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता कौमी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल होना चाहिए ताकि मुफाहिमत की राह निकाली जा सके। अब एक नुक्ता यह है कि क्या मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि सियासी क़ुव्वतों को एक मेज़ पर बिठाया जा सके? महाजराई की तरफ बढ़ते हुए माहौल को ठंडा कैसे किया जा सकता है? इन्हीं तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है? और अगर ये सियासत ऐसी होती है तो क्या सियासी जमातों के रवैये भी ऐसे ही हुआ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत तो इस वक्त यकीनी तौर पर सियासत ही हो रही है, लेकिन जो इशू है वो ये है कि ज़ाती इंटरेस्ट की सियासत हो रही है, मुल्की मफाद की सियासत नहीं हो रही। और ये जो ज़ाती इंटरेस्ट की सियासत है, इस वक्त मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जबकि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, इस वक्त जबकि डिफेंस रिलेटेड जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट्स थी वो हो चुकी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो भी उनका भी तकर्रुर हो चुका है। ये वो मौका था जिस मौके के ऊपर अब सियासी और मुल्क के अंदर अमूमी एक इस्तेहकाम की फिजा आनी चाहिए थी। वो क्यों कर उस फिजा को जो है वो लेफ्ट राइट किया जा रहा है। इसमें मेरा जो गुमान है वो ये है कि 28वीं तरमीम और उसके बाद जो आने वाली तरमीम है, जिसमें तवक्को ये है कि उसके अंदर NFC अवार्ड, बल्दियाती इदारे और नए सूबों के इश्यूज को उठाया जाना मतलूब है, जिसका कि पहले एक इशारा भी मिल चुका है। तो ये वो चीजें हैं जो हुकूमती पार्टियों को कतई तौर पर मंजूर नहीं है। वो NFC अवार्ड को अवाम तक पहुंचाने के किसी मैकेनिज्म को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बल्दियाती इख्तियारात अवाम को शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो नए सूबों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई है कि इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर एक फसाद बर्पा कर दिया जाए, एक टकराव की कैफियत बर्पा कर दी जाए कि जी अभी हम जो है वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, अब हम बात नहीं होंगे, चाबियां जो है वो समंदर बुर्द हो गई हैं। भाई
तमाम इख्तलाफात हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद बातचीत से ही आगे चलती है ना। तो ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का रवैया है, ये उनकी वो एक ऐसी खौफनाक सियासत है जिस सियासत के नतीजे में वो मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रही हैं और मुल्क में जमहूरियत के लिए भी बहुत से खतरात पैदा कर रही हैं। ठीक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीज उन्हें समझनी चाहिए और ये एंगल पे अवाम का इबलाग होना चाहिए कि भाई ये कौन सा मौका है। आपने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया के तमाम अख्तियारात अपने कब्जे में कर लिए और ये सारे इस वक्त ऑल पावरफुल गवर्नमेंट होने के बाद गवर्नमेंट जो है अब जब अवाम की बात का मौका आ रहा है तो उस वक्त वो जो है एक हंगामा बर्पा करती है उन्होंने। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत एक तवज्जो तलब बात है और ऐसी सूरत हाल में कि जबकि आपने अभी एक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है बुनियानो मरसूस की शक्ल में दुनिया के अंदर कोई इज्जत मिल रही है, इस इज्जत और फौरी कोई चैलेंजेस आपके सामने नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आप एक टकराव की कैफियत को क्यों कर प्रमोट कर रहे हैं और पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, उनको उनकी तो जरूरत ही नहीं है। इसमें दुरानी साहब एक जो बहुत बड़ा शिकवा मैं कह लूँ या इसके बदले में जो एक रिएक्शन आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से खास तौर पे जब जब इमरान खान साहब से अगर मुलाकात का मौका मिलता है, वैसे तो कानूनी लिहाज से मिलना चाहिए, ये उनका जायज़ हक है, लेकिन अगर जब जब भी मुलाकात का मौका मिलता है तो कोई ना कोई ऐसी गुफ्तगू होती है जिससे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलता है या ख़ास तौर पर जो हमारा दुश्मन है वो चाहे दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो या बॉर्डर पार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर इन्वॉल्व हो, तो उसको इस चीज़ से बड़ी तस्कीन मिलती है कि जिस किस्म की गुफ्तगू होती है और जिस तरह से टारगेट किया जाता है स्पेसिफिकली, तो वो चीज़ें या वो बयानियां पाकिस्तान को दर हकीकत नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसलिए वो एक्शन के ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं। देखिए, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि एक फर्द है जो आपकी कैदी, जब आप चाहते हैं कोई मिल लेता है, जब आप चाहते हैं कोई नहीं मिल सकता उनसे। उसके बाद बाहर बैठे हुए कुछ लोग फर्जी बयानियां बना रहे हैं या असली बयानियां बना रहे हैं। मतलब बयानियों से खौफ खाती हुई सियासत क्या होती है? मतलब क्या हुकूमत ये कहना चाह रही है कि हुकूमती पूरी मशीनरी, हुकूमती पूरा जो मीडिया हैंडलिंग की कैपेसिटी है वो जेल में बैठे हुए एक फर्द के आगे बेबस है, जबकि वो इनके आगे बेबस है, जब चाहे मिलवा दें, जब चाहे ना मिलवाएं। ऐसी सूरत हाल में क्यों कर आप मुल्क के अंदर एक सियासी टर्माइल, आप गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं सूबाई वजीर आला जो है वो मरकज के वजीर खजाना की कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ अपनी गुजारिशात पेश कर रहा है। आज पीटीआई की तमाम लीडरशिप जो है वो कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये असल में ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो इस वक्त मुल्क के अंदर उस टकराव को, जिसको मैंने हमेशा पॉइंट आउट किया है कि हुकूमत अपनी एग्जिस्टेंस के लिए टकराना चाह रही है, जो कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आज खुदा ना खास्ता केपी के अंदर आप कोई गैर जरूरी इक़दाम उठा लेते हैं उस हुकूमत के साथ बारे में जो आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, तो आपको उसका क्या जवाब मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर? तो ये सिचुएशन है, ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैंने तो माजी में भी ये देखा है कि ये जब भी हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में बना है ना, उसमें सियासतदानों ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है और मुसल्लह अफवाज को भी नुकसान पहुंचाया है। गो के अभी ये कहा जाता है कि ये बड़ा बेस्ट कोऑर्डिनेशन है और वन पेज है और बेहतरीन तरीके से मुल्क आगे जा रहा है। अब मसला यहाँ पर ये है कि जब चीज़ों को ठंडा करने के लिए पीटीआई तैयार है, सलमान अकरम राजा साहब ने कल बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। आज जलसे में महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये ऑफ़र किया कि हम 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार हैं, जिसमें तमाम पोलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आएँ, हमारे साथ बैठें, बातचीत करते हैं, मामलात को ठंडा करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद दुरानी साहब जब ये कहा जाए कि जी माइनस इमरान खान होगा तो ही बात बनेगी, तो क्या मैं इमरान खान साहब की बात नहीं भी करूं तो क्या किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर को माइनस करना एक समझदारी का मामला होगा, या ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ये बातें की जा रही हैं? मैं इस पे सवाल उठाऊंगा कि यार ये इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो इतने सादा हो सकते हैं? माइनस क्या होता है? इस वक्त भी तो माइनस है ना,
खान साहब इस वक्त ना कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है, ना किसी सरकारी ओहदे पे है, बल्कि जेल के अंदर बंद है और मुकदमात को अदालतों के अंदर बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आप क्या माइनस करने से मुराद आपको किसी को बिल्कुल ही माइनस करना है, या फिर आप जो सियासत कर रहे हैं आप करें, आपने इलेक्शन करवाए हैं, सारे जीत लिए, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आप इतने खंजर बखफ होके, इतने आग के बगोले बन के आप क्यों मूव करना चाह रहे हैं? आप क्यों के अंदर जो है ये फिजा पैदा करना चाह रहे हैं कि आपने किसी को खत्म करना है? और ये मियां साहब मुझे बताएं, शहबाज साहब बताएं, मुल्क के जरदारी साहब बताएं कि क्या तारीख के अंदर कभी किसी पाबंदियों के जरिए और बयानात के जरिए किसी बयानिए को खत्म किया जा सका है? आपको हिकमत से करना पड़ेगा। और दूसरी देखें, यही कुछ हुआ जब 71 में आप देख लें कि हाइब्रिड निजाम बना भुट्टो साहब का और याया साहब, ठीक है जी, याया साहब को भी बेचारों को फारिग कर दिया, मुल्क को भी फारिग कर दिया और एक मुंतखब सेटअप को भी फारिग करके एक अकलियत ने अपनी हुकूमत बना। अब यही हाल में मियां नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक साहब के साथ किया कि उनके पास एक हाइब्रिड निजाम बनाया और उस हाइब्रिड निजाम के नतीजे में ज़िया साहब तो बेचारे हो गए और मियां साहब जो थे वो इक़्तिदार में आ गए, बीबी को उन्होंने साइड पे कर दिया। और ये मुशर्रफ साहब के जमाने में भी यही हुआ कि हाइब्रिड निजाम बना, अमेरिका आया, एनआरओ करवाया, उनको फारिग कर दिया और इन्होंने अपनी इक़्तिदार कायम कर। मतलब ये सियासतदानों का एक तरीक बन चुका है कि ये जो पब्लिक की एक इदारा है, लोअर मिडिल क्लास का एक इदारा है पाकिस्तान की फौज, उसको इस्तेमाल करके अपनी सियासी बर्बरियत को कायम करने की जो कोशिश करते हैं, उसके में ये परवाह नहीं करते कि मुल्क को, जमहूरियत को, किस चीज को क्या नुकसान हो रहा है और उसी चीज को करने हैं। तो अभी दुरानी साहब, हम एक चीज को जो बड़ा महसूस भी करते हैं, ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि अगर हम बहुत पीछे ना सही, अगर मैं आपको देख लूं तो मुझे याद है कि आपने तमाम जमातों को एक जगह इकट्ठा किया, अपने घर खाने पे भी इकट्ठा किया, मामलात को ठंडा करने की कोशिश की। अगर मैं इससे भी पीछे चली जाऊं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें नजर आते हैं जो हमेशा सालसी का किरदार अदा करते रहे। अगर मैं बहुत पीछे चली जाऊं तो वो वक्त भी हमें याद है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, इमरान खान साहब की अयादत के लिए अस्पताल जा पहुंचे थे उनके पास, तो ये जो एक गुंजाइश थी सियासत में, जो एक रीत रिवाज था, ये कहीं ऐसा लगता है दफन हो गया है, जिसकी आज हमें अशद जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से वो हमें नजर ही नहीं आ रहा। देखिए, ये बात जो आप फरमा रही हैं ये बिल्कुल एक हकीकत है और मैं तो आपको पता है पहले दिन से इसी के ऊपर मैंने तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात भी की। मैंने तो इसमें इस सारे मामले में कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो ना दिया हो जिससे कि मुल्क के अंदर एक जमहूरी माहौल और एक आज भी अगर आप, मैंने तो कल भी एक जगह कहा, मैंने कहा मुझे अगर आप हॉट प्लेट पे भी बिठा देंगे मैं वहां बैठ के भी कहूंगा यार हमें मुफाहमत की जरूरत है, हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत है मुल्क के लिए। अब मैं इस मौके के ऊपर मैं ये समझता हूं कि ये वो टाइम है जिसमें कुछ भी ना हो तो सवाल उठना चाहिए कि मुफाहमत क्यों नहीं। सवाल उठना चाहिए कि भाई एक बंदा कैद में है, वो कैद से निकलने के लिए कोई दीवारों को टक्कर नहीं मार रहा, मुकदमात को चाहे जितने मुकदमे आपने बनाने थे बना दिए, मजीद बना दें। अब आप मुल्क में जमहूरियत का धोबी पटड़ा क्यों करना चाहते हैं? हुकूमत चाहे तो आज रिकंसिलिएशन हो सकती है, हुकूमत आज चाहे तो हालात ठीक हो सकते हैं। मैं आखिरी सवाल हुकूमती मूड का ही आपके सामने दुरानी साहब रखती हूँ। आखिरी सवाल है, कुछ देर पहले हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिजर हयात खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। जाते जाते वो मुझे कह गए कि मैं आपको खबर दे जाता हूँ। अब उस खबर में दावा नहीं था, खबर ये थी कि कमिंग रमजान से पहले सोहेल आफरीदी साहब जो है ये फारिग हो जाएंगे। अब मैंने उनसे पूछा ये खबर है, दावा है? उन्होंने कहा मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अंडापुर साहब की भी मैंने खबर दी थी। जब रिकंसिलिएशन की तरफ आप जाने की बजाय इस तरफ जाएंगे जिसपे उन्होंने कहा कि जी कानूनी लिहाज से हम खत्म करेंगे, गवर्नमेंट ने नहीं फैसला किया, कानून का पहले से उन्होंने कहा कि जी इल्म है, कानून के मुताबिक ही सारा कुछ होगा। तो अगर ये सब होगा तो फिर कहाँ का माहौल ठंडा होगा? कौन बैठेगा? कौन पाकिस्तान की बात करेगा? कौन मुल्क की सलामती की बात करेगा? यहाँ तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये सारी बातें जो हैं ये इस चीज का एविडेंस है कि हुकूमत ये नहीं होने दे रही।
हुकूमत ये नहीं चाहती कि इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल ठीक हो। हुकूमत इस वक्त अपनी तमाम, और मैंने तो आपको वजह भी बता दी, हुकूमत को पता था कि यार अवाम ने मिलके ये 2-3 मुतालबे करने कि एनएफसी के खरबों रुपए जो तुम खा रहे हो वो अवाम, बल्दियाती इदारे दो और सूबों की बात करो। इन्होंने कहा कि इतनी गर्द उड़ाओ कि इस बात को करना ही नामुमकिन हो जाए। अब वो मार्च से पहले जो है, वो रमजान से पहले हुकूमत खत्म करना चाह रहे हैं, वो गवर्नर राज लगाना चाह रहे हैं, वो हर की तोड़ फोड़ करना चाह रहे हैं ताकि जो कुछ हमने खींचना था अदलिया को हमने अपने तहत कर लिया। अब पाकिस्तान के अवाम का इंतमाम है इस वक्त पीटीआई को बहर सूरत टकराव से हटते हुए, गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स और गैर जिम्मेदाराना बातों हटते हुए, उन्हें इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में हुकूमती ब्लफ को कॉल ऑफ करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई हम तो इस वक्त चाहते हैं कि आप ये तरमीम लाएं, हम इस तरमीम को पेश करते हैं। देखिए, पीटीआई को इस वक्त पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। वो चीजें वो इस वक्त पाकिस्तान के मफाद की हैं, इन्हें पार्लियामेंट में आना चाहिए, इन्हें पार्लियामेंट में अपनी प्रेजेंस के जरिए जो है हुकूमत IMF क्या कह रही है हुकूमत के बारे में, SIFC हुकूमत के बारे में क्या कह रही है, मईशत हुकूमत के बारे में क्या कह रही है, आपकी गिरती हुई एक्सपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आपकी का जिसे कहते हैं दिवालियापन जो है वो क्या कह रहे हैं, ये सब चीजें मौजूद हैं। इनको एक्सपोज करें और हुकूमत का ब्लफ जो है, जो इन्होंने इस वक्त किया है, उसको कॉल ऑफ करें। बहुत सी चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो उनका लेवरेज ले सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका फायदा पीटीआई समेट सकती है, लेकिन उसके लिए पार्लियामान में आना होगा मुस्बत तरीके से और खासकर अपने रवैयों पर नजरसानी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके लिए शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।